गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है राहुल एस शाह बनाम कुमार गांधी 2021 सुप्रीम कोर्ट के 16 निर्देश, कब्जा और वसूली अब आसान। भारत में सिविल मुकदमों के बारे में ये कहा जाता है कि एक पीढ़ी मुकदमा लड़ती है और दूसरी पीढ़ी डिक्री का फल पाती है। इसी विडंबना को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में एक ऐतिहासिक फैसला दिया। ये फैसला सिविल दावों में एक गेम चेंजर माना जाता है। इसमें 16 महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं और इसमें एग्जीक्यूशन के संबंध में जो आदेश 21 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में जो बताया गया है आदेश, उसमें जो केस जीतने के बाद जब व्यक्ति उसका एग्जीक्यूशन पेश करता है कोर्ट में, आदेश 21 नियम 11, तो उस एग्जीक्यूशन में कोई बाधा ना आए और आसानी से 6 माह के अंदर ही उसका एग्जीक्यूशन भी हो जाए, चाहे वो धन की वसूली हो या कब्जे की वसूली, कब्जा लेने का दावा हो। तो ये उसमें आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए ये दावा चलने के दौरान ही उसमें बहुत से निर्देश इसके संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए हैं। उन 16 महत्वपूर्ण निर्देशों को इस जजमेंट में जो बताया गया है उस जजमेंट के अंदर से भी, और उसकी सरल व्याख्या मैंने आप लोगों के लिए ई बुक पीडीएफ के अंदर से तैयार करके रखी है, जो आगे की जानकारी मैं आपको उसमें दूंगा। ये बड़े ही महत्वपूर्ण इसमें निर्देश दिए गए हैं। मतलब मैं आपको आगे बढ़ने से पहले शॉर्ट में बता दूं, जैसे कि एग्जीक्यूशन 6 माह के अंदर ही होना चाहिए डिग्री का। और उसके बाद जैसे कि संपत्ति की सीमाओं से संबंधित कोई विवाद है तो उसकी सीमाओं की नप्ती कमिश्नर नियुक्त के द्वारा की जाना चाहिए ताकि उसमें स्पष्टता समाप्त हो सके। जजमेंट में भी ये स्पष्ट खुलासा होना चाहिए ताकि उसका एग्जीक्यूशन होते टाइम उसकी चतु सीमाओं को लेकर या उसकी सीमा चिन्हों को लेकर कोई विवाद ना हो। ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं। अक्सर लोग अपनी चालाकियों से एग्जीक्यूशन में सालों लगा देते हैं। विपक्षी इतनी चालबाजियां करता है कि वो व्यक्ति कब्जा लेने में ही उसको 20 साल से ऊपर का समय लग जाता है, वसूली के दावों में भी सालों लग जाते हैं। तो इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए, इन सभी विडंबनाओं को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया है, जिसमें हम आगे की चर्चा ई बुक पीडीएफ के अंदर से करेंगे। ई बुक पीडीएफ की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। तो आइए अब मैं आपको आगे की जानकारी ई बुक पीडीएफ के अंदर से देता हूं। सर लेट्स गो सर। आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर ये ई बुक पीडीएफ है। इसके टाइटल है राहुल एस शाह बनाम जिनेंद्र कुमार गांधी 2021 सुप्रीम कोर्ट के 16 निर्देश, कब्जा और वसूली अब आसान। अब हम चलते हैं मुद्दे की बात पर, उसके बाद में इस ई बुक पीडीएफ से अंत में आपका परिचय भी कराऊंगा। में जो मुख्य सार दिया गया है उस सार से सर मैं आपको परिचित करा देता हूं। इसमें 4 मुख्य पॉइंट मैंने आपके लिए निकाल के रखे हैं, जिसमें पक्षकारों की जांच, दस्तावेजों का खुलासा, कोर्ट कमिश्नर और 6 महीने की समय सीमा। इसमें कुल 16 निर्देश दिए गए हैं। उन 16 निर्देशों पे हम चर्चा अभी आगे करेंगे, मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। सरल उदाहरणों के साथ मैंने आपके लिए तैयार करके रखे हैं। उसके बाद ये जो 16 निर्देश उस जजमेंट के पेरा में जो दिए गए हैं उसमें से भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। पक्षकारों की जांच से क्या मतलब है सर? अब कोर्ट को शुरुआत में ही पूछना होगा कि क्या कोई तीसरा पक्ष भी इस जमीन से जुड़ा है। दूसरा है दस्तावेजों का खुलासा। आदेश 11 रूल 14 कोर्ट पक्षकारों को शपथ पर यह बताने के लिए मजबूर कर सकता है कि उसके पास संपत्ति से जुड़े कौन से दस्तावेज हैं। तीसरा नंबर है दस्तावेजों का खुलासा हो गया हमारा। तीसरा है कोर्ट कमिश्नर। यदि जमीन की सीमाओं में विवाद है तो कोर्ट को तुरंत कमिश्नर नियुक्त करना चाहिए। और चौथा नंबर है इसमें 6 महीने की समय सीमा, बड़ा महत्वपूर्ण है सर। ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि एग्जीक्यूशन की कार्यवाही 6 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। ये मुख्य पॉइंट मैंने उसका एक निचोड़ या आप सार कह लें वो निकाल के आपके सामने रखा है। अब हम 16 मुख्य निर्देशों की ओर चलते हैं जिसमें ये भी शामिल हैं जो मैंने आपको बताया। ये सर कोर्ट के 16 क्रांतिकारी निर्देश, जिसके सार मैंने आपको बता दिए। अब मैं नंबर 1 पे लेके चलता हूं आपको। नंबर 1 है उन 16 क्रांतिकारी निर्देशों में नंबर 1 है तीसरे पक्ष की पहले जांच, आदेश 10। सरल भाषा में इसको हम समझ लेते हैं। मैंने इसको सरल और आम भाषा में तैयार किया है ताकि हर आम और खास व्यक्ति इसको समझ सके और इस जजमेंट का फायदा उठा सके। यदि आपके मामलों में भी इस प्रकार से
किसी भी प्रकार का मामला विचाराधीन है कोर्ट में, तो आप इस न्याय दृष्टांत का लाभ उठा सकते हैं। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए समझाने के मकसद से इन 16 निर्देशों को मैंने सरल उदाहरणों के साथ आपके लिए तैयार किया है। अब मैं शुरू करता हूं। 16 क्रांतिकारी निर्देशों में निर्देश नंबर 1 है तीसरे पक्ष की पहले ही जांच। आदेश 10 सरल भाषा में, केस शुरू होते ही कोर्ट पूछेगा कि क्या इस जमीन में किसी और का भी हक है। इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। राम ने श्याम पर केस किया। कोर्ट पहले ही पूछेगा, श्याम क्या तुमने यह जमीन किसी को बेची या किराए पर तो नहीं दी, ताकि बाद में कोई नया व्यक्ति आकर कब्जा ना रोक दे। इस वजह से कोर्ट पूछेगा। दूसरा है हमारा निर्देश, क्रांतिकारी निर्देश नंबर 2 है कागजात का खुलासा। आदेश 11 नियम 14 सरल भाषा में, कोर्ट विपक्ष से कहेगा, शपथ लेकर बताओ तुम्हारे पास कौन से दस्तावेज हैं। इसको उदाहरण से हम समझ लेते हैं। विपक्षी अब जरूरी कागजात जैसे कोई गुप्त एग्रीमेंट छिपा नहीं सकेगा। उसे कसम खाकर सारे दस्तावेज कोर्ट को दिखाने होंगे। क्रांतिकारी निर्देश नंबर 3 कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति। सरल भाषा में, जमीन की सही स्थिति और पहचान के लिए कोर्ट सरकारी एक्सपर्ट आयुक्त को भेजेगा। उदाहरण, अगर विवाद बाउंड्री का है तो लंबी बहस के बजाय कोर्ट कमिश्नर मौके पर जाकर नाप जोख करेगा और सही रिपोर्ट देगा। क्रांतिकारी निर्देश नंबर 4 सभी दावेदारों को एक साथ जोड़ना। सरल भाषा में, मुकदमे की संख्या कम करने के लिए सभी संबंधित पक्षों को एक ही बार में बुला लिया जाएगा। कैसे? उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। अगर एक जमीन पर 4 लोगों का अलग अलग दावा है तो 4 अलग केस नहीं चलेंगे, सबको एक ही केस में सुना जाएगा। क्रांतिकारी निर्देश नंबर 5 कोर्ट रिसीवर। आदेश 40 नियम 1 सरल भाषा में, अगर डर है कि विपक्षी जमीन को नुकसान पहुंचाएगा तो कोर्ट उसे अपनी देखरेख रिसीवर में ले लेगा। उदाहरण किस प्रकार से समझेंगे इसे हम। विवादित दुकान का किराया विपक्षी ना खा सके, इसलिए कोर्ट एक रिसीवर तय कर देगा जो पैसा सुरक्षित रखेगा। क्रांतिकारी निर्देश नंबर 6 और 7 स्पष्ट फैसला डिक्री। सरल भाषा में, फैसले में संपत्ति का विवरण इतना साफ होना चाहिए कि कब्जे के समय कोई भ्रम ना रहे। उदाहरण इसका है, कोर्ट लिखेगा, राम को उत्तर दिशा वाला 200 गज का प्लाट मिलेगा जिसकी सीमाएं पूर्व में सड़क और पश्चिम में पार्क है, ताकि कोई भ्रम उसमें ना रहे। क्रांतिकारी निर्देश नंबर 8 तुरंत वसूली। आदेश 21 नियम 11 सरल भाषा में, पैसे वाले केस में फैसला होते ही तुरंत मौखिक प्रार्थना पर वसूली शुरू हो सकेगी। किस प्रकार से? उदाहरण है इसका, जैसे ही जज साहब ने कहा 5 लाख देने होंगे, जीतने वाला पक्ष तुरंत कह सकता है, साहब इनके बैंक खाते या संपत्ति से अभी पैसा दिलवाएं। क्रांतिकारी निर्देश नंबर 9 संपत्ति का कच्चा चिट्ठा और जमानत। सरल भाषा में इसको कहा जाएगा, विपक्षी को अपनी संपत्तियों का ब्यौरा देना होगा और जरूरत पड़ने पर सिक्योरिटी जमा करनी होगी। उदाहरण इसका है, कोर्ट कहेगा, अपनी जायदाद की लिस्ट दो ताकि तुम पैसा चुकाने से भाग ना सको। क्रांतिकारी निर्देश नंबर 10 फर्जी आपत्तियों पर रोक। धारा 47 सरल भाषा में इसको हम समझेंगे, जो बातें केस के दौरान तय हो चुकी हैं उन्हें दोबारा कब्जे के समय नहीं उठाया जा सकेगा। इसका सरल उदाहरण है, हारने के बाद विपक्षी दोबारा वही पुराने बहाने बनाकर कब्जा नहीं रोक सकेगा जो वह पहले ही केस में हार चुका है। क्रांतिकारी निर्देश नंबर 11 साक्ष्य की झंझट खत्म। सही सुधार। निष्पादन के समय अब गवाहियां, जिसको हम एविडेंस कहते हैं, बहुत कम होगी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। इसको उदाहरण से हम समझेंगे, अब सालों तक गवाह के इंतजार के बजाय कोर्ट फोटो, वीडियो या हलफनामों के आधार पर तुरंत फैसला लेगा। क्रांतिकारी निर्देश नंबर 12 भारी जुर्माना। धारा 35A CPC झूठी आपत्ति या केस लटकाने की कोशिश पर भारी आर्थिक दंड लगेगा। उदाहरण है इसका, अगर विपक्षी ने कब्जा रोकने के लिए जानबूझकर झूठी अर्जी लगाई तो कोर्ट उस पर लाखों का जुर्माना लगा सकता है। क्रांतिकारी निर्देश नंबर 13 छिपी हुई संपत्ति पर वार। धारा 60 सही सुधार। किसी अन्य व्यक्ति के पास रखी संपत्ति पर भी कार्रवाई होगी। उदाहरण, यदि विपक्ष ने अपनी संपत्ति किसी रिश्तेदार या ट्रस्ट के नाम पर छिपा रखी है
लेकिन फायदा खुद ले रहा है तो कोर्ट उस संपत्ति से भी वसूली कर सकेगा। क्रांतिकारी निर्देश नंबर 14, 6 महीने की डेडलाइन सबसे जरूरी। सरल भाषा में इसको समझेंगे, कब्जा दिलाने या पैसा वसूलने की प्रक्रिया 6 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। उदाहरण है, अर्जी डालते ही समय शुरू हो जाएगा। 6 महीने में काम पूरा न होने पर जज साहब को इसका लिखित कारण सीनियर कोर्ट को देना होगा। क्रांतिकारी निर्देश नंबर 15, पुलिस सहायता। अगर विपक्षी कब्जा देने में बाधा डाले तो कोर्ट पुलिस की मदद लेगा। इसको हम उदाहरण से समझेंगे। कोर्ट सीधे पुलिस प्रशासन को आदेश देगा कि बल का प्रयोग करें और डिक्री धारक को कब्जा दिलाएं। और क्रांतिकारी निर्देश नंबर 16, ये हमारा आखिरी निर्देश है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, कर्मचारियों की ट्रेनिंग। सही सुधार प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए कोर्ट स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी। किस प्रकार से? जो कर्मचारी कब्जा दिलाने जाते हैं उन्हें कानून और आधुनिक तकनीकों की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि बिना किसी प्रशासनिक देरी या चूक के काम समय पर पूरा हो। तो ये हो चुके हैं सर हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लैंडमार्क जजमेंट के 16 क्रांतिकारी निर्देश, जो दीवानी दावों में हर व्यक्ति को लाभ प्राप्त पहुंचाने के लिए मौजूद हैं। यदि आपका भी मामला कोर्ट में इसी प्रकार से विचाराधीन है और आप इन 16 निर्देश जो मैंने सरल उदाहरणों से आपको पढ़ के बताए हैं उसके अंतर्गत आपका मामला आता है, तो आप भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस न्याय दृष्टांत का हवाला देकर माननीय जज साहब से निवेदन कर सकते हैं और उन लाभों को प्राप्त कर सकते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय ने इन 16 निर्देशों में बताए गए हैं। अब ये जो 16 निर्देश बताए गए हैं ये तो सर मैंने उनकी सरल व्याख्या आपको बताई है ताकि आप समझ सकें। अब मैं सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले के पैरा क्रमांक 42 पर आपको लेकर चल रहा हूं और वर्ड टू वर्ड में आपको पढ़ के जानकारी दूंगा, जो उन्हीं शब्दों में जो ट्रांसलेट किया हुआ हिंदी में मेरे द्वारा लिखा गया है जजमेंट में, ताकि आपको पता लग सके कि उसमें क्या बताया गया है। बताया यही गया है लेकिन शब्दों का चेंज होगा। ये मैंने एक आसान शब्दों में सरल उदाहरणों के लिए साथ आपके लिए तैयार किया है, लेकिन जब आप उसको भी सुने ताकि आखिर उसमें क्या लिखा गया। आइए सर, आप देख रहे हैं सर ये अध्याय 2 है हमारी ई बुक का। ये जो मैंने आपको अभी बताया था ये अध्याय 1 में से बताया था, ये अध्याय 2 है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, मैंने बोल्ड अक्षरों में लिखा है, 22 अप्रैल 2021, राहुल एस शाह बनाम जिनेन्द्र कुमार गांधी। और इसमें जो है कि पूरी जजमेंट को ही सर मैंने कॉपी पेस्ट किया है और मुख्य मुख्य बातों को मैंने इसमें हाईलाइट किया है। इसका शॉर्ट में जो सरल भाषा में इसका जो सार है वो भी मैंने तैयार किया हुआ है। पूरा जजमेंट है तकरीबन 40-35 पन्नों का होगा सर ये जजमेंट। अब मैं मुख्य बात की ओर ले जाता हूँ। इसमें धारा जैसे लिखा हुआ है बीच में हाईलाइट किया है मैंने, धारा 47 का उद्देश्य मुकदमों की बाहुलता को रोकना है। और धारा 47 जो है निष्पादन से संबंधित सीमित प्रकृति के मुद्दों और डिग्री के निर्वहन या संतुष्टि से संबंधित मुद्दों के निर्णय का प्रावधान करती है। ऐसा बहुत कुछ इसमें सब बीच बीच में बताया गया है। और ये मैं मेन आपको पैरा 42 पे ले जा रहा हूँ। बीच में ये और इसमें बताया है, यदि सीपीसी का आदेश x मतलब 10 और 10 20 और 21 के नियम 30 से 36 के अंतर्गत विभिन्न डिग्री के निष्पादन का प्रावधान है, लेकिन निष्पादन के तरीके सभी के लिए समान है। सीपीसी की धारा 51 में एग्जीक्यूशन के तरीकों को सूचीबद्ध किया गया है, जैसे संपत्ति की सुपुर्दगी, कुर्की और बिक्री, गिरफ्तारी और सिविल कारागार में हिरासत, रिसीवर की नियुक्ति या राहत की प्रकृति के अनुसार कोई अन्य तरीका। इसके अतिरिक्त आदेश एक्सएल मतलब आदेश XI नियम 1 न्यायालय द्वारा रिसीवर की नियुक्ति का प्रावधान करता है। उपयुक्त मामलों में डिक्री पारित होने के तुरंत बाद रिसीवर को संपत्ति का कब्जा, अभिरक्षा या प्रबंधन सौंपा जा सकता है और ऐसा करने से संपत्ति की सुरक्षा और संरक्षण में सहायता मिलेगी। ये पैरा 29 में सर सीपीसी के ढांचे के भीतर यह प्रक्रिया एग्जीक्यूशन न्यायालय को डिक्री के अनुसार संपत्ति की सुपुर्दगी में सहायता प्रदान करती है। इसमें बहुत कुछ लिखा है सर। मैं मुख्य पॉइंट की ओर बढ़ता हूँ जहां हम जाना चाहते हैं, ये हम पहुंच चुके हैं वहां पे। ये 37 है, इसमें भी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। पैरा 42 पे आ चुके हैं सर हम। वो जो 16 क्रांतिकारी निर्देश मैंने छांट के आपके लिए निकाले हैं और वीडियो के प्रारंभ में ही अभी जस्ट आपको सरल उदाहरणों के साथ पढ़ के बताया है, वो क्रांतिकारी निर्देश सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो महत्वपूर्ण फैसला है राहुल एस शाह बनाम
कुमार गांधी 2021 के पैरा क्रमांक 42 में दिए गए हैं। उन 16 निर्देशों को मैं एक बार सर वर्ड टू वर्ड में आपको सिर्फ पढ़ रहा हूं। सरल भाषा में तो मैंने आपको समझा दिया है, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आप इसको ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि यहां मैं पूरी डिटेल में इसको पढ़ के आपको बता रहा हूं। नंबर 1 है निर्देश क्रमांक 1, क्रांतिकारी निर्देश क्रमांक 1 है, कब्जे की सुपुर्दगी से संबंधित मुकदमों में न्यायालय को तीसरे पक्ष के संबंध में आदेश X मतलब आदेश 10 के तहत मुकदमों के पक्षों की जांच करनी होगी। नंबर दूसरा है, पक्षकार हित और आदेश 11 नियम 14 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए पक्षकारों से शपथ पर उन दस्तावेजों का खुलासा करने और प्रस्तुत करने के लिए कहना जो पक्षकारों के कब्जे में है, जिनमें ऐसी संपत्तियों में तीसरे पक्ष के हित से संबंधित घोषणा भी शामिल है। नंबर तीसरा बताया गया है सर इसमें, उपयुक्त मामलों में जहां कब्जों के लेकर कोई विवाद नहीं है और न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए तथ्य का प्रश्न नहीं है, न्यायालय संपत्ति के सटीक विवरण और स्थिति का आकलन करने के लिए आयुक्त नियुक्त कर सकता है, मतलब कमिश्नर नियुक्त कर सकता है। चौथा पॉइंट है इसका, आदेश X मतलब 10 के तहत पक्षकारों की जांच या आदेश 11 XI के तहत दस्तावेजों की प्रस्तुति या आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद न्यायालय को मुकदमे में सभी आवश्यक या उचित पक्षकारों को जोड़ना होगा, ताकि कार्रवाई की बहुलता से बचा जा सके और साथ ही एक ही मुकदमे में कार्रवाई के कारणों का ऐसा संयोजन भी किया जा सके। ये आपके मुकदमों में अगर लागू होते हैं, आपका मुकदमा विचाराधीन है और आप भी इसी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो आप इस जजमेंट का वहां सर हवाला दे सकते हैं। पांचवा पैरा इसमें, सीपीसी के आदेश XL नियम 1 के तहत मामले के उचित निपटारे के लिए अभियोगी संपत्ति की स्थिति की निगरानी के लिए एक न्यायालय निसीवर नियुक्त किया जा सकता है। नंबर 6 है, न्यायालय को निर्णय पारित करने से पहले निम्नलिखित से संबंधित मामलों पर विचार करना होगा। 7वां है, संपत्ति का कब्जा सौंपते समय यह सुनिश्चित करें कि डिक्री अस्पष्ट ना हो, ताकि उसमें न केवल संपत्ति का स्पष्ट विवरण हो बल्कि संपत्ति की स्थिति का भी ध्यान रखा जाए। नंबर 8वां है, धन संबंधी मुकदमों में न्यायालय को अनिवार्य रूप से आदेश XXI नियम 11 का सहारा लेना चाहिए, जो मौखिक आवेदन पर धन के भुगतान के लिए डिक्री के तत्काल निष्पादन को सुनिश्चित करता है। नंबर 9वां पॉइंट है, धन भुगतान के मुकदमों में मुद्दों के निपटारे से पहले प्रतिवादी को शपथ पर अपनी संपत्ति का खुलासा करने की आवश्यकता हो सकती है, उस सीमा तक जिस सीमा तक उसे मुकदमे में उत्तरदायी ठहराया जाता है। आदेश 21 नियम 41 1, 2, 3 उपनियम, इस पे मैं तकरीबन 4 वीडियो पिछले बना चुका हूं सर, जो मेरे चैनल पर अपलोडेड भी हैं, इसी पॉइंट पे कि शपथ पत्र पर एफिडेविट पर वो जो मदीन जिसको हम कहते हैं निर्णित ऋणी, उसकी संपत्ति को न्यायालय के समक्ष उस फॉर्म 16 में भर के पेश करेगा। वो फॉर्म का प्रारूप क्या होगा, उस फॉर्म के प्रारूप से रिलेटेड मैंने स्पेशल वीडियो और पीडीएफ भी सर बनाए हैं, जो मैंने मेरे चैनल पर अपलोड किए हैं, और वो स्पेशली उस फॉर्म का जो है कि फॉर्म 16A उसका नाम है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, और उसका पीडीएफ भी मैंने चैनल पर विशेष तौर से पीडीएफ अलग अपलोड किया। यदि आप प्रिंट आउट करके निकालेंगे तो सिर्फ पीडीएफ ही आएगा, 2 पन्ने का हिंदी में और 2 पन्ने पेज का इंग्लिश में है, और पूरी ई बुक मैंने उसकी अलग लिखी हुई है, वो उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। हाउ टू डिस्कवर एसेट्स प्रॉपर्टी डिस्क्लोज फ्रॉम 16A CPC। और ये जो है कि एक वीडियो सर मैंने इस टॉपिक से भी बनाया है कि सावधान संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया तो जाना पड़ेगा 3 महीने तक जेल, सीपीसी रूल 41। तो ये वही प्रावधान है जो 6 में इसमें बताया गया है, 9 में जो बताया गया है। और इसके अलावा न्यायालय मुकदमे की लंबितता के दौरान किसी भी स्तर पर उचित मामलों में धारा 151 सीपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी डिक्री की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए जमानत की मांग कर सकता है। 10वां नंबर है सर, धारा 47 या सीपीसी के आदेश XXI के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले न्यायालय को अधिकारों का दावा करने वाले तीसरे पक्ष के आवेदन पर यांत्रिक ढंग से नोटिस जारी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा न्यायालय को ऐसे किसी भी आवेदन पर विचार करने से बचना चाहिए जिस पर न्यायालय ने मुकदमे का फैसला करते समय पहले ही विचार कर लिया हो, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, या जिसमें कोई ऐसा मुद्दा उठाया गया हो जिसे आवेदक द्वारा उचित सावधानी बरतने पर मुकदमे के फैसले के दौरान उठाया और निर्धारित किया जा सकता था, इस बात को भी देखा जाएगा। 11वां नंबर है, न्यायालय को निष्पादन कार्रवाई के दौरान
साक्ष्य लेने की अनुमति केवल असाधारण और दुर्लभ मामलों में ही देनी चाहिए, जहां तथ्य के प्रश्न का निर्णय आयुक्त की नियुक्ति या हलफनामों के साथ फोटो या वीडियो सहित इलेक्ट्रॉनिक सामग्री मंगाने जैसी किसी अन्य त्वरित विधि से नहीं किया जा सकता। पेरा क्रमांक 12 है निर्णय का। न्यायालय को उचित मामलों में जहां वह आपत्ति या प्रतिरोध या दावे को तुच्छ या दुर्भावनापूर्ण पाता है, तो आदेश XXI के नियम 98 के उपनियम 2 का सहारा लेना चाहिए और साथ ही धारा 35A के अनुसार क्षतिपूर्ति लागत प्रदान करनी चाहिए। नंबर 13 है CPC की धारा 60 के तहत निर्णय देनदार के नाम पर या उसके लिए न्यास में या उसकी ओर से किसी अन्य द्वारा शब्द को उदारता पूर्वक पढ़ा जाना चाहिए, ताकि इसमें कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल हो जिसे उसे हिस्सा, लाभ या संपत्ति प्राप्त करने की क्षमता हो, वो भी शामिल हो जाए इसमें। 14 है सर इसमें निष्पादन न्यायालय को निष्पादन कार्रवाई दाखिल करने की तिथि से 6 महीने के भीतर निपटाना होगा, जिसे केवल विलंब के लिए लिखित में कारण दर्ज करके नहीं बढ़ाया जा सकता। ये सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर इसका। 15वां नंबर पे आते हैं हम। यदि निष्पादन न्यायालय को यह संतुष्टि हो जाए कि पुलिस सहायता के बिना डिक्री का निष्पादन संभव नहीं है, तो वह संबंधित पुलिस स्टेशन को डिक्री के निष्पादन में लगे अधिकारियों को पुलिस सहायता प्रदान करने का निर्देश दे सकता है। इसके अतिरिक्त यदि लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय किए गए किसी अपराध की जानकारी न्यायालय को प्राप्त होती है, तो उसे विधिवत कठोर ढंग से निपटा जाना चाहिए। यदि आपको भी लगता है मामले में, तो आप इस जजमेंट का हवाला देके, आवेदन देके जज साहब से निवेदन कर सकते हैं कि पुलिस बल के साथ सर ये हमें कब्जा दिलाया जाए। ये इस प्रकार से एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया। 16 और आखिरी है सर हमारा निर्देश, न्यायिक अकादमियों को नियमावली तैयार करनी चाहिए और निष्पादन न्यायालयों द्वारा जारी आदेशों और निष्पादित करने के लिए वारंट निष्पादित करने, कुर्की और बिक्री करने तथा अन्य आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने वाले न्यायालय कर्मचारियों को उचित माध्यमों से निरंतर प्रशिक्षण सुनिश्चित करना चाहिए। तो ये हो चुके हैं सर हमारे पूरे 16 क्रांतिकारी निर्देश, और इसमें बहुत कुछ आ चुका है। जो मैंने आपको 1 से 16 पॉइंट सरल उदाहरणों के साथ समझाए थे, वही के वही सर इस ने जजमेंट में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए हैं। ये सब कुछ मैंने PDF के अंदर तैयार किया है। और इसी के आगे मैं आपको बता देता हूं कि उपरोक्त जजमेंट की संक्षिप्त सरल व्याख्या भी मैंने इसमें की है कि यह विवाद बेंगलुरु की एक बेशकीमती जमीन लगभग 1 एकड़ को लेकर था। ये जो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है सर, जो मैंने आपको अभी पढ़ के बताया था, राहुल एस शाह बनाम कुमार गांधी 2011। ये पूरा जजमेंट तो सर तकरीबन 35-40 पन्नों का है। इसमें से जो मुख्य 16 क्रांतिकारी निर्देश हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूं सरल शब्दों में, और वर्ड टू वर्ड सर्वोच्च न्यायालय ने जो दिए हैं उसमें भी। अब इस पूरे जजमेंट को भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस जजमेंट के जो तथ्य हैं कि यह विवाद बेंगलुरु की एक बेशकीमती जमीन लगभग 1 एकड़ को लेकर था। जमीन की बिक्री नारायम्मा नामक महिला ने अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा जिनेंद्र गांधी डिक्री धारक को 1986 में बेचा था। धोखाधड़ी और दोबारा बिक्री। जमीन बेचने के बाद नारायणम्मा उसी जमीन को लेकर विवाद खड़ा किया और कब्जे के मुकदमे के दौरान ही उस जमीन को राहुल एस शाह अपील करता और अन्य कई लोगों को दोबारा बेच दिया। तीसरा है मुकदमे का जाल। खरीदारों में गांधी परिवार ने कब्जे के लिए केस किया, जबकि विक्रेताओं ने बिक्री को अमान्य घोषित करने का केस किया। मामला वर्षों तक चला। न्यायिक यात्रा पहली अदालत में सुप्रीम कोर्ट तक। निचली अदालत में जो फैसला दिया, सिटी सिविल जज बेंगलुरु ने खरीदारों जिनमें जिनेंद्र गांधी के पक्ष में फैसला सुनाया और उन्हें जमीन का असली मालिक माना। कोर्ट ने विक्रेताओं को आदेश दिया कि वे कब्जा खाली करें। स्थिति यहां से एग्जीक्यूशन की प्रक्रिया चालू हुई। आदेश 21 नियम 11 जो अगले 14-15 सालों तक चली, क्योंकि विक्रेताओं ने जमीन तीसरे पक्ष राहुल शाह आदि को बेच दी थी, जिन्होंने निष्पादन में बाधा डाली। दूसरा आता है कर्नाटक उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट 2009 से 2020 तक यहाँ रहा मामला। फैसला में हाई कोर्ट ने विक्रेताओं और बाद के खरीदारों की सभी अपीलों को खारिज कर दिया और हाई कोर्ट ने पाया कि विक्रेता जानबूझकर प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहे हैं। कोर्ट ने उन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और निष्पादन कोर्ट को 6 महीने में मामला खत्म करने का आदेश दिया। सर्वोच्च न्यायालय के पास जब मामला पहुंचा तो राहुल एस शाह ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल इस अपील को खारिज किया, बल्कि पूरे देश के लिए एक नए नियम बना दिए।
सुप्रीम कोर्ट का जो निष्कर्ष और ऐतिहासिक निर्देश है, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारत में 11,80,000 से ज्यादा निष्पादन केस लंबित हैं। इसे खत्म करने के लिए कोर्ट ने निम्नलिखित आदेश दिए। नंबर 1 है, अदालतों की सक्रिय भूमिका। जज को केवल मूक दर्शक नहीं बने रहना चाहिए, उसे केस की शुरुआत में ही आदेश 10 के तहत पूछना चाहिए कि क्या संपत्ति में किसी तीसरे पक्ष का हित है। दूसरा, संपत्ति की पहचान। कोर्ट को तुरंत न्यायालय आयुक्त, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करना चाहिए ताकि संपत्ति की सीमाओं को लेकर भविष्य में कोई भ्रम न रहे। तीसरा है, सार्वजनिक सूचना। केस के दौरान ही संपत्ति पर नोटिस चिपकाया जाए ताकि कोई अनभिज्ञता का बहाना न बना सके। नंबर चौथा है, 6 महीने की समय सीमा। निष्पादन की पूरी प्रक्रिया, जिसे हम एग्जीक्यूशन कहते हैं, आवेदन दाखिल होने के 6 महीने के भीतर अनिवार्य रूप से पूरी होनी चाहिए। और कठोर दंड, जो लोग जानबूझकर बाधा डालते हैं उन पर भारी जुर्माना लगाया जाए और जरूरत पड़ने पर उन्हें सिविल जेल भेजा जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें साफ कह दिया कि किसी वादी की असली मुसीबत तब शुरू होती है जब वह केस जीत जाता है। अब अदालतों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जीतने वाले को उसका हक तुरंत मिले। राहुल एस शाह का यह केस अब हर उस वकील और डिक्रीदार के लिए ढाल है जिसका पेशा ये संपत्ति सामने वाला पक्ष चालाकी से दबाकर बैठा है। तो ये एक बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट है और इसमें जो मुख्य निर्देश थे और इसके फैसले के तथ्य हैं उस पर मैंने सर मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। और आज का जो हमारा वीडियो का जो टाइटल है, राहुल एस शाह बनाम कुमार गांधी 2021 सुप्रीम कोर्ट के 16 निर्देश, कब्जा और वसूली अब आसान, इस पे मैं मुकम्मल कानूनी जानकारी सर आपको दे चुका हूं। अब इससे अतिरिक्त मैं आपका ई बुक से भी सर परिचय करा देता हूं। जैसा है कि आप देख रहे हैं, ये हमारे ई बुक का टाइटल है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उसके बाद इसमें डिस्क्लेमर भी लिखी हुई है सर नीचे, और उसके बाद फिर यहाँ अध्याय चालू होते हैं। 6 अध्याय है, इसमें प्रस्तावना है। और ये जो मैंने आपको जानकारी दी अध्याय 1 में से सुप्रीम कोर्ट का 16 मार्गदर्शन और लैंडमार्क जजमेंट इसी में से दिया है। जो है कि मैंने जो आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि भारत में सिविल मुकदमों के बारे में कहा जाता है कि एक पीढ़ी केस लड़ती है और दूसरी पीढ़ी डिक्री का फल पाती है। इसी विडंबना को समाप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फैसला दिया गया है राहुल एस शाह बनाम जिनेन्द्र कुमार गांधी 2021 का। ये अध्याय है सर। इसमें एक अध्याय में तो पूरा इसी की डिटेल है जजमेंट की और सरल उदाहरण। अध्याय 2 में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आप देख रहे हैं 22 अप्रैल 2021 का, राहुल एस शाह बनाम जिनेन्द्र कुमार गांधी। ये पूरा फैसला ही है सर। इसमें ये जो मैंने इसमें ट्रांसलेट करके लिखा है और उसके बाद फिर इसकी जो सरल व्याख्या मैंने अभी आपको बताई थी वो नीचे से आपको बताई थी, और ये 16 निर्देश मैंने हाईलाइट किए हुए हैं इसमें बोल्ड करके, और ये संक्षिप्त व्याख्या भी इसी में से बताई थी। और 16 अनिवार्य गाइडलाइंस भी हैं जो इन्हीं 16 निर्देशों में शामिल हैं, ये भी मैंने आपको अभी जानकारी दी है। और निर्णय के पैरा क्रमांक 42 की सरल व्याख्या उदाहरण के साथ, जो सर मैं आपको वीडियो के प्रारंभ में ही बता चुका हूँ, ये ई बुक पीडीएफ में यहाँ पे लिखी हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद फिर आता है सर हमारा संपत्ति का एफिडेविट। आदेश 21 नियम 41 के उपनियम 2 के तहत संख्या 16 का निर्णित ऋणी द्वारा अस्तियों के बारे में शपथ पत्र दिया जाना। आदेश 21 नियम 41(2). ये जो सर्वोच्च न्यायालय ने 16 निर्देशों में जो बताया है कि उसकी संपत्ति या जो भी है उससे शपथ पत्र पर ली जाएगी, तो उसका प्रोफार्मा क्या होगा? तो उसका प्रोफार्मा यही होगा सर जो इस ई बुक पीडीएफ में मैंने लिखा है। और इसके लिए स्पेशली इसका पीडीएफ इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग से भी मेरे द्वारा दिया गया है, जो स्पेशली आप क्लिक करके प्राप्त करेंगे। तो सिर्फ 2 हिंदी और अंग्रेजी में, उसमें 2 पन्ने में हिंदी में और 2 पन्ने में अंग्रेजी में पूरा पीडीएफ मौजूद है। उसको आप हाथ से भी सुंदर अक्षरों में लिखकर कोर्ट में पेश कर सकते हैं। टाइपिंग की समय भी बचेगी, आपका वक्त भी बचेगा। आप चाहे तो उसको टाइप भी करवा लें। वैसे समय की बचत करने के लिए वो पीडीएफ मैंने तैयार किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें ये पूरी जानकारी सर इसमें दी हुई है। अध्याय 3 हो गया सर हमारा, और अध्याय 4 में आते हैं। ये सर जो सीपीसी में जो प्रारूप दिया हुआ है उसको भी मैंने समझने के लिए आपको इसमें कॉपी पेस्ट कर दिया है, ताकि जो बुक का प्रारूप है वही इसी में भी मौजूद है। ये आवेदन की ड्राफ्ट है फॉर्म 16 का प्रस्तुत करने के संबंध में। इसमें पूरी ड्राफ्ट इसमें लिखी हुई है। मैंने विषय पढ़ के बता देता हूँ। आदेश 21 नियम 41(2) सीपीसी के अंतर्गत संपत्ति के विवरण हेतु शपथ पत्र फॉर्म 16 का प्रस्तुत करने बाबत। ये
इनकम टैक्स फार्म नहीं है सर, आप ध्यान रखना, क्योंकि अक्सर वहां भी फार्म 16 भरा जाता है, इनकम टैक्स में भी। ये फार्म सीपीसी के आदेश 21 नियम 41 से संबंधित है, आप ध्यान रखिएगा। आदेश 21 नियम 41 के उपनियम 2 के तहत जब न्यायालय आदेश करता है तो मदीन को ये फार्म भर के कोर्ट में पेश करना पड़ता है। तो उसका पूरा प्रारूप यही है, इसमें बहुत से कॉलम दिए हुए हैं, इनके भरने का तरीका, इन सबके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। उनकी ई बुक भी उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। डिटेल आप देख रहे हैं इसमें मौजूद है सरल शब्दों में। ये आदेश 21 नियम 41, इसमें जो बुक में परिभाषा दी गई है वो भी वर्ड टू वर्ड सर मैंने इसमें टाइप कर दी है, और उसकी सरल व्याख्या सरल उदाहरणों के साथ मैंने इसमें आगे तैयार की है। जो आपको बुक में नहीं मिलेगी सर, वो मेरे पीडीएफ में ही मिलेगी सिर्फ, क्योंकि ये मेरे द्वारा आप लोगों को आसानी करने के उद्देश्य से तैयार की गई है, ताकि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। ये पूरी उसकी सरल व्याख्या है। ये एक अध्याय और निकल गया सर हमारा 4, डिक्री का निष्पादन और आदेश 21 नियम 41 का महत्व। और अध्याय 5 में आएगा सर हमारा, अध्याय 6 आ गया ये हमारा। 5 में आदेश की अवज्ञा और जेल की सजा नियम 41(3), और 6 में आएगा व्यवहारिक मार्गदर्शिका, आवेदन कैसे ड्राफ्ट करें। ये आवेदन की ड्राफ्ट भी है सर, ये कि जब आप खुद माननीय न्यायालय में आवेदन देंगे कि आदेश 21 नियम 41 1-2 सीपीसी के तहत निर्णित ऋणी की मौखिक परीक्षा एवं संपत्ति के शपथ पत्र हेतु आवेदन पत्र कि वो पेश करे, आप न्यायालय से निवेदन करेंगे कि सर ये विपक्षी को निर्णित ऋणी को आदेशित किया जाए कि उसकी संपत्ति जो भी है चल अचल, वो उसको कोर्ट में इस प्रारूप में पेश करे जो दिया गया है बुक के अंदर फॉर्म 16। या वो आवेदन की ड्राफ्ट है सर, इसमें दी हुई है। और अंत में जो है कि इसमें डिस्क्लेमर है, और उसके बाद सर फिर समापन है। ये पूरी जानकारी मैंने इस ई बुक पीडीएफ के अंदर दी है। तो इस प्रकार से सर आज के वीडियो में मैंने जो हमारे वीडियो का टाइटल है उससे संबंधित मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला है 2021 का सर्वोच्च न्यायालय का, राहुल एस शाह बनाम कुमार गांधी 2021। और इसमें 16 निर्देश जो दिए गए हैं कि जो दावे मुकदमे जो चलते हैं सिविल मुकदमे, अब ऐसा नहीं होगा कि एक पीढ़ी तो मुकदमा लड़ेगी और दूसरी पीढ़ी फल भोगेगी। ये कहावत है भारतीय सिविल दावों के संबंध में। इसी विडंबना को समाप्त करने के उद्देश्य से ये महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। आप इनका इस्तेमाल करके तुरंत न्याय प्राप्त करने की ओर आप अग्रसर हो सकते हैं। और मैंने आज के वीडियो में आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो जानकारी मैंने दी है ई बुक पीडीएफ के अंदर से, इस ई बुक पीडीएफ की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। 199 रुपीज कीमत मात्र इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको खरीद सकते हैं। खरीदने का तरीका यह है कि आप वीडियो के नीचे जो लिंक दी गई है वहां पे आपको ई बुक डाउनलोड लिखा दिखाई देगा। जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो वैसे ही आपके सामने भुगतान का ऑप्शन आएगा। वहां पे आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप लिखेंगे। उसकी जो भी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद आप जैसे ही भुगतान करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर एक मैसेज आएगा डाउनलोड का। जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये आपके मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, स्मार्टफोन पर डाउनलोड हो जाएगी। वहां पर आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत कुछ मैंने जानकारियां दी हैं आदेश 21 नियम 41 के संबंध में, इसके उपनियम 1, 2, 3 के संबंध में, और सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला है। और इसमें जो है कि एफिडेविट यदि पेश कर दिया गया आदेश 21 नियम 41 में जो उपधारा 2 में जो प्रावधान दिए गए हैं उसमें यदि न्यायालय ने आदेश कर दिया कि आप एफिडेविट पे पेश करें प्रॉपर्टी का ब्यौरा आपका, और वो उसका पालन नहीं करता है तो 3 महीने के सिविल कारावास का भी इसमें प्रावधान दिया गया है कि उस व्यक्ति को 3 महीने का सिविल जेल भेजा जाएगा। और वो तब तक बंद रहेगा जब तक न्यायालय उसको छोड़ने का आदेश ना कर दे। और 3 महीने के बाद ही फिर वो छूट के बाहर आएगा, तब भी वो पैसों की वसूली से बच नहीं सकता। ये इसमें प्रावधान बताया गया, बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान है। यदि झूठा शपथ पत्र देता है तो 7 साल की सजा का प्रावधान है सर। दंड के प्रावधानों में पहले धारा 192 और 93 में प्रावधान दिए गए थे भारतीय दंड संहिता 1860 में। अब बदल कर ये जो है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 हो गई है, उसमें धाराओं को बदल दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं सर आज के इस वीडियो में और इस ई बुक पीडीएफ में। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।